जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिएगा। इसके अंदर वो कह रहा है कि जी द फॉलोइंग रिलेट्स टू द प्रोडक्ट पी, बजटेड आउटपुट इज 12,000 यूनिट्स एंड नो इन्वेंटरी इज हेल्ड। यानी कि कोई भी स्टॉक आपने अपने पास मौजूद नहीं रखा हुआ। हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी मेड एंड सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ $18,000 इन द ईयर। ये यानी कि आपने कितने यूनिट्स बनाने हैं टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। सेलिंग प्राइस 65 है, मटेरियल की कॉस्ट 22 है जो कि वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 14 है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 9 है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना कंट्रीब्यूशन निकालेंगे पर यूनिट। सेल प्राइस है जी हमारे पास 65 माइनस 22 माइनस 14 माइनस 9, क्या आता है जी आंसर आपके पास? कैलकुलेट करें जल्दी से, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना है जी बेटा। 65 माइनस 22 माइनस 14 माइनस 9 जी, पूरा $20 पूरा आता है जी। अच्छा, अब आपने देखना है फिक्स कॉस्ट कितनी होगी या टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। टोटल फिक्स कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 10 की, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 12,000 करेंगे जो ऊपर आपको बजटेड आउटपुट दी हुई है यानी कि फिक्स कॉस्ट। सो कितना आता है आंसर? 1,20,000 का। अब आपने क्या किया, 1,20,000 फिक्स कॉस्ट, उसके बाद आपके पास जो टारगेट प्रॉफिट है वो 18,000 का, डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है जी 20 का, क्या आता है आंसर जी? 6,900, 6,900, ये आपका आंसर आता है। पीछे क्या लगा हुआ है? 6,000 लगा हुआ है, ये इसका आंसर सी होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लो। 6,900 यूनिट्स, ठीक है। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, थोड़ा सा ये एनालिसिस का क्वेश्चन है। इसमें हमने 2 दफा क्या निकालना है, ब्रेक इवन निकालना है, चेंज से पहले और चेंज के बाद। वो कह रहा है जी जीजी प्रोडक्ट सेल्स फॉर $15 विद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 6 पर यूनिट। सेल प्राइस आपके पास है 15 की, वेरिएबल कॉस्ट है 6 की, एंड एनुअल फिक्स कॉस्ट इज 43,875। फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है 43,875 की। सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन निकाल लें, 15 में से 6 माइनस किया तो क्या आता है, $9 का कंट्रीब्यूशन आ गया। वो कहता है डिमांड इज 6,000 यूनिट्स, आपकी जो डिमांड है वो 6,000 की है। ये जरूरी वो वाली डिमांड नहीं है जो ब्रेक इवन वाली डिमांड है। उसके बाद न्यू मेथड्स वुड रेज फिक्स कॉस्ट बाय 20%, कट वेरिएबल कॉस्ट टू $5, लिफ्ट डिमांड टू 7,000 यूनिट्स एंड रेज द प्राइस टू $20। पहले कितनी प्राइस थी? 15, अब कितनी हो गई? 20। अब सबसे पहले तो हम ये, वो कह रहे हैं इफ इम्प्लीमेंटेड द ब्रेक इवन लेवल वुड बी, क्या वो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओल्ड ब्रेक इवन निकालेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे इन यूनिट्स? जी बेटा क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, नहीं, यूनिट्स में निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाला ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा, आप बताओ? 43,875 चेंज होने से पहले, डिवाइड करेंगे, कितना कंट्रीब्यूशन निकाला हुआ है? 9 का, तो कितना यूनिट्स निकलते हैं ब्रेक इवन? 4,875 यूनिट्स, यही निकलता है ब्रेक इवन। ओके, अब आपने रिवाइज निकालना है। रिवाइज किस बेसिस पे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप अपनी फिक्स कॉस्ट को 20% से बढ़ाएंगे। 20% से बढ़ाने का मतलब क्या है, नई फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। नई फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 43,875 इंटू 1.2 कर दें, 120% हो जाएगी ना फिक्स कॉस्ट। कितना आता है आंसर? 52,650 डॉलर का फिक्स कॉस्ट होगी। अब हम सेल प्राइस कितनी लेंगे बेटा? 20। नई फिक्स सेल प्राइस 20 है ना। वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ गई? वो कह रहा है कि
वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी या उतनी रहेगी? कट वेरिएबल कॉस्ट टू $5। पहले कितनी थी वेरिएबल कॉस्ट? 6 थी। अब कितनी लेंगे? 5। तो इसका मतलब है रिवाइज कंट्रीब्यूशन कितना होगा? $15 का। 20 में से 5 माइनस $15, ठीक है। ये क्या निकला है? ये कंट्रीब्यूशन निकला है। दिस इज रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन। तो अब हम नया ब्रेक इवन निकालते हैं। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा? रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट 52,650 डिवाइडेड बाय 15 करें तो क्या आता है आंसर? 3,510, 3510। इन दोनों का फर्क कितना निकलता है? इन दोनों का डिफरेंस कम हो गया ब्रेक इवन या ज्यादा हो गया? कम हो गया। 1365 ब्रेक इवन लोअर हो गया ना, ऐसे ही है। यहां पे ये ठीक कर लीजिएगा, ये नहीं बल्कि डी ऑप्शन सही बनता है। 1365 लोअर, ब्रेक इवन इतने से लोअर हो गया। आपका आंसर क्या आता है? बी लगा हुआ है, तो इसको भी ठीक कर लें, ये डी है। आपका भी यही आंसर निकला था भाई सारों का? आपने किया था बेटा कोई सवाल? क्यों? ओ अच्छा अच्छा। और कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जरा। वो कह रहा है कि अ कंपनी है, इसका सोल्यूशन ले लिया आपने, नोट कर लिया? अच्छा, जो मैं सॉल्व करा रहा होता ना, अगर आपने तस्वीर लेनी होती तो तस्वीर ले लिया करें, ताकि घर जाके आप उसको रिप्रोड्यूस कर लें, री कैलकुलेट कर लें। आगे चलें जी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका देखते हैं कि क्या पूछा था। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग कॉस्ट एंड रेवेन्यूज एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स के ऊपर आपको ये डेटा दिया हुआ है। वो कह रहा है 20% ऑफ द सेलिंग कॉस्ट एंड 50% ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। 20% सेलिंग की कॉस्ट और 50% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट आर फिक्स्ड। ठीक है जी। तो यानी कि अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं तो 20% जो है वो सेलिंग की कॉस्ट फिक्स्ड है। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पता है ना आपको, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं उसको। और 50% जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट, वो क्या है? फिक्स्ड है। What would be the profit at an activity level of 1000 units? मार्जिनल कॉस्टिंग आपने इस्तेमाल करनी है। वो कह रहा है कि जी अब आप बताएं कि 1000 यूनिट्स के लिए प्रॉफिट क्या निकलता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट $2500 की दी हुई है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 5000 है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स $1000 दिए हुए हैं। $1000 जो है वो ये कह रहा था कि ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स का 50% जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। इसका मतलब हुआ ये 50% अगर हम इसके लेंगे तो $500 फिक्स्ड ओवरहेड्स निकलेंगे। ऐसा ही है। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट है 1250। 1250 का 20% लेंगे तो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। अब बताएं कितनी फिक्स कॉस्ट निकलती है? 250। तो टोटल मिला के फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 750। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आती? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इसमें से रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या है? वो वेरिएबल नहीं हुआ, वो वेरिएबल हुआ। वेरिएबल कितना होगा? 1250 का 80% ले लो तो वो एक तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। 20% तो फिक्स्ड है ना, 80% कितना बनता है? 1000। और यहां पे जो ओवरहेड्स हैं उसका जो फिक्स्ड पार्ट, जो वेरिएबल पार्ट है वो कितना होगा? 1000 का 50% जो है वो वेरिएबल होगा, तो ये कितना बनता है? 500। ये भी तो वेरिएबल कॉस्ट हुई। अब हम सबसे पहले तो देखें कि हमारी जो अमाउंट है, ये उसने कहा कि 1000 यूनिट्स पे आप जरा मुझे प्रॉफिट निकाल के दें, क्या निकलेगा? और ये जो डेटा आपको दिया हुआ है ये कितने पे दिया हुआ है? 500 पे दिया हुआ है। एग्रीड? 500 पे ये डेटा दिया हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है ना सारों को ऐड कर लो।
कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है? 5000, 2500 जमा 5000 जमा ये भी तो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, कितनी है वेरिएबल बताएं? 1000 और 500, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 9000। ये कितने यूनिट्स की है? 500 यूनिट्स की है, ऐसे ही है। ये 500 यूनिट्स का डेटा दिया हुआ है, आपको समझ आ रही? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? $18 की। $18 पर यूनिट का अमाउंट निकलती है पर यूनिट। ओके हो गया? यहां तक किसी को समझ ना आई हो? चलो आगे। अब हमने प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले तो हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के हम उसको किसके मुताबिक करेंगे? 1000 के लिए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल प्राइस आपको दी हुई है, सेल्स रेवेन्यू 17,500। 17,500 को अगर आप डिवाइड कर दें 500 पे तो कितना पर यूनिट सेल प्राइस निकलती है? 35 डॉलर। तो अगर मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला 35 में से 18 माइनस कर दूं तो बाकी कितना बचेगा? 17। और अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकालूं, कल मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था, टोटल कंट्रीब्यूशन सेल्स पे बेस करता है। सेल्स कितनी करना चाह रहे हो? 1000। 1000 इंटू 17 करें, कितना आता है आंसर? 17,000, राइट? ओके हो गया? और आपको पता है फिक्स कॉस्ट एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं करती। तो हमारे सामने जो फिक्स कॉस्ट पहले थी, इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। टोटल फिक्स कॉस्ट वो कितनी माइनस करोगे? 250 जमा 500, ये जो हमने फिक्स कॉस्ट निकाली थी पहले 750, ये माइनस करो तो कितना आता है आंसर? 16,250। सो ये आंसर है। आपका ही है। पीछे क्या आंसर दिया हुआ? अल्फा दिया हुआ है, इसको ठीक कर लें। ठीक है बेटा, आपको बेटा समझ आइए? तेज पढ़ा रहा हूं। 18 कहां से आया था? ये 18 जो है ना, ये मैंने जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है ना सारी की सारी 2500 जमा 5000 जमा 1000 जमा 500, इन सारी कॉस्ट को मैंने ऐड कर दिया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आई। कितने यूनिट्स की थी ये? 500 यूनिट्स की। तो मैंने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकाली? 9000 को 500 यूनिट्स पे डिवाइड किया तो पर यूनिट मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई? $18। ठीक है। अब मैंने कंट्रीब्यूशन निकालना है तो मुझे सेल प्राइस भी तो पर यूनिट चाहिए। सेल प्राइस कैसे निकलेगी? आप अगर देखो तो हमारा रेवेन्यू कितना है? 17,500। कितने यूनिट्स के लिए था? 500 के लिए था। तो अगर मैं 17,500 को 500 पे डिवाइड कर दूं ये, तो मेरे पास सेल प्राइस निकल आएगी। कितनी सेल प्राइस है पर यूनिट? 35। अब मैंने चूंकि रिवाइज कंट्रीब्यूशन निकालना है, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालूंगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा? 35 माइनस 18, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 17 का निकलता है। अब हमने चूंकि प्रॉफिट 1000 के लिए निकालना है, वो यही कह रहा था ना कि व्हाट वुड बी द प्रॉफिट एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 1000। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी जो कॉस्ट है एक्टिविटी लेवल ऑफ 1000 के लिए इसको रिवाइज कर दूंगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 17 किया तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना निकला? टोटल 17,000 का। इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा। फिक्स कॉस्ट मैंने यहाँ पे निकाली नहीं हुई थी, ये जो उसने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर कि 20% ऑफ द सेलिंग इज फिक्स्ड एंड 50% ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। अब ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये 1000 के साथ वेरी नहीं करेगी। जो ओरिजिनली फिक्स कॉस्ट दी हुई है, चूंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, वो तो चेंज नहीं होती, तो हम वही फिक्स कॉस्ट लेंगे जो 500 के लिए थी। ये 500 की फिक्स कॉस्ट 250 प्लस 500 है, तो टोटल मिला के कितनी फिक्स कॉस्ट हम माइनस करेंगे? 750। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 16,250 आएगा। ये सिर्फ गेम है कन्वर्जन की, आपने डाटा को कन्वर्ट करना था, बेसिक डाटा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम यहां तक? और कौन सा सवाल था? 15। आप समझ आ गई आपको?
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करवा देते हैं जी, इसको फिर अरेज करना पड़ेगा। आपने अगर इसका आंसर ले लिया, सोल्यूशन नोट कर लिया या तस्वीर ले लें जी, आपने कर ली बेटा, ले लिया, बता दूं? लें जी, अब हम बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका है 10। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का है। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सवाल है, ये अभी मैंने आपको करवाना है, अभी हम आ जाते हैं इसके ऊपर। गलती से शायद दे दिया हो, नोट करवा दिया आपको। अच्छा, इसके बाद कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 10 को भी छोड़ दें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। अगला कौन सा है? 17, 15, 15 एंड 16 के लिए ना ये डेटा आपको कॉमनली दिया हुआ है। वो सबसे पहले ही कह रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। सेल्स यूनिट्स आपको दिए हुए 1,12,000 यूनिट्स, दीज आर इन यूनिट्स, राइट? एंड सेल्स रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? 1,00,800। वेरिएबल कॉस्ट 60,480 की है, फिक्स कॉस्ट 36,000 की है। व्हाट सेल्स रेवेन्यू इज रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ $5,000? सबसे पहले तो आप देखें कि आपने अपना कंट्रीब्यूशन निकालना है, राइट? कंट्रीब्यूशन निकालना ना, और आपने निकालनी है CS रेशियो। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना निकलता है बेटा? 1,08,000 में से 60,480 माइनस किया जी। फातिमा नाम है आपका? फातिमा क्या आता है आंसर? 40,320। ये कंट्रीब्यूशन निकल आया। 40,320 को डिवाइड कर दें 1,01,00800 से, 0.4 का आता है आंसर। ये क्या निकला? ये CS रेशियो निकला। अच्छा, हमारा फॉर्मूला क्या था रेवेन्यू कैलकुलेट करने का, यानी कि मिनिमम सेल्स इन डॉलर्स टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट? क्या फॉर्मूला था? फिक्स कॉस्ट 36,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट, ये तो फिक्स कॉस्ट है। टारगेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 5,000 का, डिवाइड बाय 0.4 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 102,500। पीछे क्या आंसर है? डेल्टा है, तो ये भी आपका आंसर है 102,500। ठीक है बेटा, इसका सॉल्यूशन ले लिया जी। सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। सेल्स रेवेन्यू टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट कह रहा है, उसका फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय CS रेशियो। चूंकि वो रेवेन्यू का वर्ड यूज कर रहा है ना फातिमा, किसका वर्ड यूज कर रहा है? रेवेन्यू का। सेल्स रेवेन्यू टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। सो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट, बट यू वांट टू कैलकुलेट मिनिमम सेल्स कितनी करूंगा डॉलर्स में कि मेरा टारगेट प्रॉफिट अचीव हो, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा 36,000 दैट इज अ फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट ऑफ 5,000 डिवाइड बाय CS रेशियो। इसलिए मैंने सबसे पहले CS रेशियो निकाली। आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि मैं कौन कौन सी कैलकुलेशन कर सकता हूं। CS रेशियो कैसे निकलेगी, और बाकियों के आंसर्स ठीक हैं जो लगे हुए। गुड। अच्छा जी, और कोई सवाल? हम चलते हैं जी अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। फॉर्मूलाज में ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, उसके बाद हम चार्ट्स की बात करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली होता है कि जी आप ये देख रहे होते हैं कि आप अपने ब्रेक इवन से कितने ऊपर हैं, कितने सेफ्टी लेवल पे हैं। ब्रेक इवन एक रिस्क वाली सिचुएशन है। कल मैंने जैसे बात की थी कि कोई भी कंपनी ब्रेक इवन पे काम नहीं करती। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये ब्रेक इवन यहां पे है तो हम ब्रेक इवन से ऊपर जितना भी जाएंगे तो इसका मतलब है वी आर इन द सेफ्टी लेवल। मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप एक यूनिट भी ब्रेक इवन से नीचे आओगे ना तो आप लॉस में चले जाओगे, और अगर आप एक यूनिट भी ज्यादा बेच लेते हो तो आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाओगे।
So as you are higher than the break even, you will be in the safety zone. और अगर आप उससे नीचे आ गए, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है यूजुअली वो कितना होता है, वो आपको पता है कि जी जिसके ऊपर लोग सरवाइव कर लें, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, लाहौर का। अगर ये 50 से 40 हो जाए तो इसका मतलब है फिर तो ठीक है, हम डेंजर लेवल पे नहीं है। तो हम ये इस लिहाज से देख रहे हैं कि हम सेफ्टी में कितने हैं, कि ब्रेक इवन से ऊपर कितना है, ऊपर या ब्रेक इवन से नीचे तो नहीं जा रहे कहीं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। मैनेजमेंट यूज ब्रेक इवन इंफॉर्मेशन टू जज हाउ सेफ द बिजनेस इज फ्रॉम मेकिंग अ लॉस। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन द बजटेड सेल्स एंड द ब्रेक इवन, यानी कि आपने जो एस्टिमेट किया था और जो आपका ब्रेक इवन है, उन दोनों में जो फर्क है वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या कहती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, इट इज द डिफरेंस ऑफ बजटेड एंड break even. It shows the amount by which actual sales can fall without incurring a loss, कि कितनी अमाउंट आपको कम हो सकती है, एक्चुअल सेल्स ज्यादा और कम कितनी हो सकती है। बहरहाल इसकी ज्यादा समझ आएगी आपको यहाँ पे इसके फॉर्मूलास को देख के। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिफरेंट तरीकों से निकाला जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू की फॉर्म में निकाल लें या डॉलर की फॉर्म में निकाल लें। पेपर में आपसे वो कह सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर में निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकाल दो, ठीक है, 3 तरीकों से वो पूछता है। अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स या इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बजटेड सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। यानी कि किस किस का फर्क लेंगे, डॉलर डॉलर का फर्क लेंगे। डॉलर में ही बजटेड सेल्स हैं, डॉलर में ही ब्रेक इवन सेल्स हैं। अब ये ब्रेक इवन आपने डॉलर में निकालने का ऊपर तरीका पढ़ा है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो, याद अभी करके आए सवाल। फिर दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमने यूनिट्स में देखना है कि हम यूनिट वाइज कितना सेफ लेवल पे हैं, तो कैसे निकालेंगे, बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स। अगर आपने परसेंटेज में निकालना है तो आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं कि आप बजटेड सेल्स यूनिट्स का फर्क ले लें ऊपर, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स इनटू 100। अगर आपने परसेंटेज में ब्रेक इवन निकालना है, अब ये जो बजटेड सेल्स यहां पे मैंने लिखा है ना, ये परसेंट, ये यूनिट्स में भी हो सकता है, ये डॉलर्स में भी हो सकता है। यानी कि ऊपर डॉलर का डिफरेंस ले लो या यूनिट्स का डिफरेंस ले लो, उसको बजटेड सेल्स इन यूनिट्स या डॉलर से डिवाइड कर दो, तो आपका परसेंटेज में ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगा। यानी कि हमें ये परसेंटेज में बता रहा है कि हम कितने परसेंट ब्रेक इवन से ऊपर है। ठीक है फातिमा, समझ आई? 3 तरीकों से आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स भी कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डॉलर भी कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी कर सकते हैं। अब सवाल देखते हैं जरा इस कैलकुलेशन कैसे होगी। A company has budgeted fixed cost of $240,000 and budgeted output, budgeted output क्या होती है कि हमारा एस्टीमेट हमें ये बता रहा है कि हम कितने यूनिट्स बेचेंगे फ्यूचर के अंदर, 50,000, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग $8। हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है पर यूनिट $8 का। तो अगर हम इसका ब्रेक इवन निकालें तो कैसे निकालेंगे, 240,000 को डिवाइड कर देंगे 8 पे, तो कितने यूनिट्स का ब्रेक इवन निकलता है, 30,000। अब अगर मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालना है तो क्या फर्क लूंगा, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन। बजटेड सेल्स कितनी है, 50,000 यूनिट्स, मार्जिन ऑफ ब्रेक इवन कितना है, 30,000 पे है। इसका मतलब है आप कितने यूनिट से सेफ्टी लेवल पे हैं, 20,000 यूनिट्स। नोटेड। अगर वो ये कहता है कि भाई डॉलर में बताओ, डॉलर में बता दो, तो डॉलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें बजटेड सेल्स हमारे पास डॉलर्स में होनी चाहिए और ब्रेक इवन भी डॉलर में होना चाहिए। एग्रीड? अच्छा, यहां पे हमारे पास अगर आप डॉलर में निकालना चाहते हैं, एक चीज हमारे पास मिसिंग है, वो ये है कि हमें
ये जो डॉलर में ना बजटेड सेल्स नहीं दी हुई, ये डॉलर में नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है हम डॉलर में तो नहीं निकाल सकते, हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं। अब ये जो 20,000 यूनिट्स हैं, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हम ऊपर ले रहे हैं बजटेड सेल्स 50,000, ब्रेक इवन कितने पे होगा बेटा? 30,000 पे, डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स एज पर द फॉर्मूला 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका मतलब है कि हम कितने परसेंट से सेफ्टी लेवल पे आ गए? 40%। इट मींस कि वी आर अबव देन द ब्रेक इवन बाय 40%। समझ आ गई? तेज तो नहीं चल रहा? फातिमा को लग रहा तेज हूं? अब सही है? तेज चल रहा था, अच्छा चले। अब समझ आइए इसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में कैसे निकलेंगे? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन डिवाइड बाय बजटेड सेल्स। मैंने आपको शुरू में बताया था कल कि भाई ये फॉर्मूलाज की गेम है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से समझ लें, कॉन्सेप्ट बेसिक सा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस कि आप ब्रेक इवन से कितने ऊपर है। तो यहां पे हम इजीली कह सकते हैं यार हम सेफ्टी जोन में है, हम डेंजर लेवल पे नहीं है। और एक बात और याद रखनी है कि जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा उतना ही कंपनी सेफ्टी जोन में है, और जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का गैप कम है उसका मतलब है आप ब्रेक इवन के क्लोज हो रहे हो और आप डेंजर में जा रहे हो। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो गैप जो है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए, गैप ज्यादा होना चाहिए, वाइडन होना चाहिए। थ्योरेटिकली सवाल पूछ लेता है कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का गैप ज्यादा है तो इज इट अ गुड साइन और अ बैड साइन? इट इज अ गुड साइन। और अगर ये गैप कम है या ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो इट मींस के यू आर गोना बी इन डेंजर जोन। ठीक, आगे चलते हैं। ये सवाल देखिएगा, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट ए इज 400 यूनिट्स। अब आपको उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी खुद से दे दिया है कैलकुलेट करके 400 यूनिट्स का, ब्रेक इवन भी उसने दे दिया 800 का। ठीक, व्हाट इज द बजटेड लेवल ऑफ सेल्स? अब ब्रेक इवन भी दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स भी दिया हुआ है, उल्टी कैलकुलेशन पूछ रहा है। सबसे पहले तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हम लिखेंगे बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन। जो चीजें दी हुई हैं वो लिखते जाएं। 400 ये दिया हुआ है, बजटेड सेल्स हमसे वो कैलकुलेट करवा रहा है, ब्रेक इवन कितने पे है? 800 पे। ये 800 अगर आप जगह चेंज कर दें उधर जाके कितना बन जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। तो बजटेड सेल्स कितनी हो जाएंगी? 400 जमा 800, तो 1200। 1200 विल बी द आंसर। अगर 1200 बजट होगा, ब्रेक इवन 800 होगा, तो आपका 400 का क्या निकलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकला है। उल्टी कैलकुलेशन है ये, सीधी कैलकुलेशन नहीं है। आगे चलें जी, एग्जाम्पल नंबर 5। अब आप ये खुद से जरा कैलकुलेट करके बताएं मुझे परसेंटेज में क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगी। उसने दो चीजें आपसे कैलकुलेट कराई हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू, वैल्यू से मुराद क्या है? डॉलर्स में। एंड कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। डेटा दिया हुआ है, सिंपल सा डेटा है, कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है इसमें। हिल लिमिटेड का जो डेटा दिया हुआ, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था ना एग्जाम टिप की कि लार्जर गैप होना चाहिए, टिप में भी आ रहा है। डेटा आपको सारा दिया हुआ है। जी आप दोनों को कोई मसला मसाइल मुश्किल तो नहीं लगे टॉपिक है?
फातिमा आपको मसले आ रहे हैं कोई? अल्लाह, मेरी वाकई स्पीड बहुत है। ठीक, तो भाई आपको भी मेरी स्पीड तेज लग रही है बोलने की? कोई बात। सलीम भाई कह दिया चाहेगा यार, इनके लिए भी आज आप चाय पियेंगे? सवाल सिंपल सा है, वही कह रहा है कि भाई आप ब्रेक इवन डॉलर्स में निकाल दो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकाल दो। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अंदर देखो ब्रेक इवन निकालना है, तो जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है ना उसके मुताबिक आप फॉर्मूला लिख लिया करो। क्या फॉर्मूला है ब्रेक इवन इन डॉलर्स निकालने का? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो, यही है ना फॉर्मूला। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो। अब सीएस रेशियो तो आपके पास नहीं दी हुई, तो सीएस रेशियो निकाल लेंगे। सीएस रेशियो कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, सेल प्राइस भी दी हुई है, इन दोनों का जो फर्क होगा वो कंट्रीब्यूशन होगा। कंट्रीब्यूशन कितना निकलता है? 10। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज 10। 10 ओवर सेल प्राइस इज 50, तो व्हाट इज द सीएस रेशियो? 0.2। यही है। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी 1,40,000 की दी हुई है। $1,40,000 डिवाइड बाय 0.2, तो आंसर आपका डॉलर्स में ही आएगा ना। 1,40,000 डिवाइड बाय 0.2 कितना आता है बेटा? 700,000 पूरा, यही आता है। ये हमारा क्या निकल आया? ब्रेक इवन इन डॉलर्स इन वैल्यू। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में वो कह रहा है कि बजटेड सेल्स आर 15,000 यूनिट्स। अब देखें मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला क्या है? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय बजटेड सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पे जो ऊपर आपका डिफरेंस है ना बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन का, ये आप डॉलर डॉलर का भी फर्क ले सकते हैं, यानी कि इस पूरे फॉर्मूला में आप डॉलर्स का ही फिगर्स ले लो सारी। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो बजटेड सेल्स हैं वो यूनिट्स में है, डॉलर में तो नहीं दी हुई। तो अगर हमने बजटेड यूनिट्स को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा सेल प्राइस पर यूनिट से, तो मेरे पास बजटेड सेल्स का रेवेन्यू निकल आएगा। कितना निकलता है? 7,50,000। 7,50,000 मेरा बजटेड सेल्स का डॉलर में अमाउंट आ गई। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करता हूं, मैं डॉलर डॉलर का फर्क लेता हूं। 7,50,000 बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन 7 लाख पे हुआ था डिवाइड बाय 7,50,000 एज पर द फॉर्मूला वी आर सेइंग कि हाउ मच इट इज द परसेंटेज ऑफ द बजटेड सेल्स यू आर इन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सो मल्टीप्लाई बाय 100, हाउ मच द आंसर यू गेट? कितने परसेंट आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी? 6.67% आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यहां पे वैसे ये भी हम कर सकते थे कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगाते तो हम यूनिट्स का फर्क लेके डिवाइड कर देते यूनिट्स पे। ठीक है, वो जरा लंबा हो जाता, फिर हमें ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना पड़ना था। तो जो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं उसके मुताबिक हमने फॉर्मूला को एडजस्ट करना। तो यहां पे हम डॉलर डॉलर का फर्क ले रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने परसेंटेज में निकाला है तो ऊपर डॉलर डॉलर का फर्क ले लें या यूनिट्स का फर्क ले लें, परसेंटेज में आंसर वही रहेगा, फर्क नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे। तो हमने जितने भी फॉर्मूलाज थे ना ये सीवीपी के, ये हमने सारे सीख लिए हैं। अब देखो जब हम सीवीपी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो दो अप्रोचेस हैं, एक तो फॉर्मूलाज की अप्रोच है और दूसरी चार्ट्स की अप्रोच है, ग्राफ्स की अप्रोच। हम ग्राफ से भी ब्रेक इवन कैलकुलेट कर सकते हैं, हम चार्ट से भी ब्रेक इवन कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम फॉर्मूला से भी ब्रेक इवन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम चार्ट्स और ग्राफ्स की मदद से भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम दूसरी अप्रोच के ऊपर आ रहे हैं जिसको बोलते हैं ग्राफिकल अप्रोच। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राफिकल अप्रोच, के ग्राफ्स के थ्रू हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब ग्राफ्स की मदद से कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के चार्ट्स हैं।
अच्छा जी, हम सबसे पहले तो एक चार्ट की बात करेंगे जिसका नाम है ब्रेक इवन चार्ट, सिंपल ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बेसिक ग्राफ्स का पता होना चाहिए, जैसे कि फिक्स कॉस्ट कैसे बिहेव करती है। ये MA1 में हमने पढ़ा हुआ है, फिक्स कॉस्ट कैसे कैसे बनता है फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन की तरह। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनती है जी, ये वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको याद होगा कुछ इस तरह की होती है, पढ़ा ना MA1 में, बेसिक ग्राफ्स हम पढ़ के आए हैं। यहां पे हमें इस ग्राफ के अंदर सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिया हुआ है, यूनिट्स दिए हुए हैं। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स प्रोवाइड, और वाई एक्सिस पे हमें रेवेन्यू या कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है इन डॉलर्स। ठीक है बेटा, पेपर में आपने ग्राफ्स या चार्ट्स बनाने नहीं है, आपने उसको इंटरप्रेट करना है। आपको वो ग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इस ग्राफ के ऊपर ब्रेक इवन का एरिया कौन सा होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा, इस ग्राफ के साथ साथ आप फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं ब्रेक इवन, यानी कि साइमल्टेनियसली जो हम फॉर्मूलाज पढ़ के आए हैं वो हमें हेल्प यहां पे भी कर सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि चार्ट जब पढ़ रहे हो तो आपको फॉर्मूलाज हेल्प ही ना करें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो है हम अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से एक ब्लू कलर की जो लाइन ड्रॉ हुई है इसको हम सेल्स लाइन बोलते हैं, सेल्स रेवेन्यू की लाइन बोलते हैं। किसकी लाइन बोलते हैं बेटा, सेल्स रेवेन्यू। और आपको पता है कि सेल्स प्रोपोर्शनली रेवेन्यू बढ़ता है, जितने यूनिट्स आप ज्यादा बेचते हो रेवेन्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात कि नहीं। तो ये कहां से लाइन बनी, ओरिजिन से बनी, ये इस तरह ऊपर जा रही है लाइन। और ये जो सेल्स है ये बेसिकली बजटेड सेल्स की लाइन है, यानी कि हम जो बजटेड सेल्स हैं जो आपको ऑलरेडी दी हुई है उसकी हमने एक लाइन ड्रॉ की। उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये आपकी फिक्स कॉस्ट की लाइन है। कौन सी लाइन है बेटा, फिक्स कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड एज टोटल फिक्स कॉस्ट, और ये चूंकि कांस्टेंट होती है, यहां पे टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, $20,000 है, $10,000 है, तो हम ये कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी होगी, 15,000। इन दोनों का फर्क होगा ना, 20 और 15 के दरमियान में क्या वैल्यू आ रही होगी, 20 और 10 के दरमियान में कौन सी वैल्यू आ रही होगी, 15। तो ये फिक्स कॉस्ट। उसके बाद हम अपनी टोटल कॉस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये टोटल कॉस्ट की लाइन है जिसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक, अब ये टोटल कॉस्ट क्यों है, ये यहां से लेके ये एरिया हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एरिया है, ये एरिया हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का एरिया है। इसका मतलब है इधर से लेके इधर तक पूरा ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, टोटल कॉस्ट। ग्राफ्स और चार्ट्स में हमने पहले पढ़ा हुआ है बेसिक लेवल पे। अब जहां पे ये टोटल कॉस्ट लाइन सेल्स लाइन को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है बेटा, अब ब्रेक इवन ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका मतलब है कि अगर हम जितना ब्रेक इवन से ऊपर होंगे, ये जो एरिया शेड हुआ हुआ है ये एरिया किसके लिए है, प्रॉफिट के लिए है, और जितना हम ब्रेक इवन से नीचे जाएंगे ये एरिया किसको शो करेगा, लॉस को शो करेगा। ठीक, अब पेपर में वो आपसे कहता है कि बताओ ब्रेक इवन यूनिट्स में कितने हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स में कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम स्केल रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर और यूनिट्स में देखेंगे, क्योंकि यूनिट्स हमें एक्स एक्सिस पे दिए हुए, तो नीचे देखें तो हमें पता चला कि हमारे ब्रेक इवन के यूनिट्स कितने बनते हैं, 2000। तो ब्रेक इवन यूनिट्स में ये वैल्यू निकल आई 2000 यूनिट्स। ठीक है बेटा, ये दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन इन यूनिट्स। अगर वो हमसे पूछता है कि ब्रेक इवन डॉलर में बताओ तो हम वाई एक्सिस पे देखेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमें डॉलर में अमाउंट्स दी हुई हैं। तो ब्रेक इवन देखने के लिए हम यहाँ पे स्केल रखेंगे और इस साइड पे देखेंगे, ये इधर देखेंगे, तो हमें पता चला कि हमारा ब्रेक इवन इन डॉलर्स कितना हुआ, 40,000 का। नोट किया, नीचे को देखा तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स, लेफ्ट साइड पे देखा तो ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। ठीक है, यहां तक बात समझ आती। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा फिर, आप जितना ब्रेक इवन से ऊपर होंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब देखें ये बजटेड लाइन थी हमारी,
ये बजटेड लाइन है, अगर मैं इसको नीचे तक लेके जाऊं, ये डॉटेड लाइन, ये बजटेड यूनिट्स कितने थे? 3000। इसका मतलब है बजटेड और ब्रेक इवन के दरमियान में ये जो गैप है इसको क्या बोलेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक। अच्छा, अगर मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर में देखना है तो मैं क्या देखूंगा? वाई एक्सिस पे देखूंगा। वाई एक्सिस पे देखने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं यहां पे डॉटेड लाइन लगाऊंगा। ये है, ये मेरा बजट सेल्स है, ये मेरी ब्रेक इवन है, यानी कि 60,000 और 40,000 का जो फर्क है ये बजटेड सेल्स थी और ये ब्रेक इवन सेल्स थी, तो कितने का फर्क निकल आया? $20,000। दिस इज कॉल्ड एज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स। इंटरप्रिटेशन समझ आई बेटा ग्राफ की? कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई इश्यूज समझने में? तो आगे चलें, आगे थोड़ा सा देखें। अब हम दूसरा ग्राफ देखने लगे हैं जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन। इस चार्ट के अंदर हमने कोई कंट्रीब्यूशन का एरिया नहीं दिखाया, हमने कोई कंट्रीब्यूशन का एरिया नहीं दिखाया। अब इस ग्राफ के अंदर एक जो लिमिटेशन है ना कंट्रीब्यूशन की, उसको कवर करने के लिए हम एक नया ग्राफ बनाते हैं जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। क्या नाम है? कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। ये चार्ट उसी तरह ही है जैसे अभी हम ब्रेक इवन का चार्ट पढ़ के आए हैं, लेकिन सिर्फ इसके अंदर एक नई चीज ये है कि हम एक वेरिएबल कॉस्ट लाइन अलग से ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं बेटा? वेरिएबल कॉस्ट लाइन अलग से ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पास सेल्स लाइन है, ये वही लाइन है जो हम पिछले ग्राफ में पढ़ के आए हैं। ये जो ब्राउन कलर की लाइन थी डार्क ब्राउन कलर की, ये क्या थी? टोटल कॉस्ट थी। अब यहां पे कोई फिक्स कॉस्ट की लाइन सेपरेट नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने यहां से इसके बिल्कुल पैरेलल एक नई लाइन छेड़ दी जिसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट लाइन या टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन। ये मैंने अलग से लाइन ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल लाइन है टू द टोटल कॉस्ट। ठीक है बेटा, पेपर में आपने लाइनें नहीं खींचनी, आपने सिर्फ इंटरप्रिटेशन करनी। बार बार कह रहा हूं, आपने क्या किया, एक नई लाइन ड्रॉ कर दी, ओरिजिन से ड्रॉ की, चूंकि वेरिएबल कॉस्ट भी तो प्रोपोर्शनली चेंज होती है, जितने यूनिट्स आप ज्यादा बेचते हो वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होती है। तो हमने क्या किया, एक लाइन बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मतलब है ये वाला एरिया यहां से लेके यहां तक क्या एरिया हुआ? टोटल फिक्स कॉस्ट। कैसे? टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। टोटल कॉस्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये चीजें MA1 वाली हैं बेटा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा, अदरवाइज मुझे फिर आपको MA1 सारा रिपीट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, चूंकि मैंने कंट्रीब्यूशन का एरिया दिखाना है तो मैं एक पैरेलल लाइन टोटल कॉस्ट लाइन के ड्रॉ कर देता हूं और फिक्स कॉस्ट का एरिया तो मैं निकाल सकता हूं। That is the total cost minus the total variable cost. So the remaining portion will be the total fixed cost, and it is the same total fixed cost which is here on the left side. It is also going to be same on the right side also. This is the area for the total fixed cost. ठीक होगी बात? अब कंट्रीब्यूशन का एरिया दिखाना है। कंट्रीब्यूशन आपको पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब है कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का ये जो गैप है, यानी कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का ये जो गैप है, खास तौर पे ये जो गैप है, इस गैप को हम कौन सा एरिया बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन का बोलेंगे। दिस इज कंट्रीब्यूशन, याद रहेगा। बाकी चीजें वैसे ही निकलेंगी। ब्रेक इवन ये है, ये सॉरी ब्रेक इवन से जितना ऊपर जाएंगे प्रॉफिट का एरिया आ जाएगा, जितना ब्रेक इवन से नीचे जाएंगे लॉस का एरिया आ जाएगा। ब्रेक इवन निकालना है उसी तरीके से निकालेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है उसी तरीके से निकालेंगे। सिर्फ नई चीज हमने यहाँ पे सीखी है वो कंट्रीब्यूशन का एरिया। ठीक हो गया बात? अच्छा, कंट्रीब्यूशन को निकालने के लिए ना हम मार्जिनल कॉस्टिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा कल मैंने फॉर्मूला बताया था, टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? प्रॉफिट। अगर मेरे पास ये एरिया प्रॉफिट का है
और ये एरिया फिक्स कॉस्ट का है। अभी मैंने बता के आया हूं आपको, ये एरिया फिक्स कॉस्ट का ही हुआ। जो फिक्स कॉस्ट लेफ्ट साइड पे है वही फिक्स कॉस्ट राइट साइड पे है। अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूं, अगर मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो ये फिक्स कॉस्ट को मैं प्रॉफिट के अंदर ऐड नहीं कर दूंगा, तो मेरा क्या निकलेगा? कंट्रीब्यूशन। याद है कल मैंने टारगेट कंट्रीब्यूशन निकाला था आपके साथ, मैंने कहा था कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का एरिया हो गया, ये फिक्स कॉस्ट का एरिया, इन दोनों को ऐड करो तो क्या निकलाएगा? कंट्रीब्यूशन। और अदरवाइज सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो क्या निकलाएगा? कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। नोटेड? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बाकी चीजें सेम है। आगे चलते हैं, तीसरा ग्राफ डिस्कस करते हैं। तीसरा ग्राफ जो है वो ये कहता है कि पीवी चार्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, इसके अंदर हम 3 एक्सिस यूज करते हैं। कितने एक्सिस बेटा यूज करते हैं? 3 एक्सिस। ये जो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है ना, ये बेसिकली चार्ट है, रिलेशनशिप बताता है प्रॉफिट का विद सेल्स वॉल्यूम। किसके साथ? सेल्स वॉल्यूम के साथ। ये बता रहा है कि भाई जब सेल्स बढ़ेगी तो क्या प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा। अब इसको समझने के लिए ना मैं आपको दोबारा से मार्जिनल कॉस्टिंग पे लेके जा रहा हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे हम बात समझते हैं। लेट्स सपोज कि एक आपको सेल प्राइस दी हुई है 100 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 80 रुपए की। लॉजिकली और कंप्यूटेशनली अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन कितना निकलता है? $20। ठीक है। फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है $1000 की, एज्यूमिंग सेल्स हम कर रहे हैं 0 यूनिट्स बेचता हूं। चूंकि मैंने प्रॉफिट और सेल्स का रिलेशनशिप देखना है, वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखना है कि मैं सेल्स करूं तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं। सबसे पहले मैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकालता हूं। 0 यूनिट्स सेल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 20, कितना कंट्रीब्यूशन निकला? 0। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस की, कितनी फिक्स कॉस्ट थी? 1000। तो मुझे बताओ आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस। इसका मतलब है अगर आप 0 यूनिट्स बेचोगे तो आपको जो लॉस होगा वो उतना ही होगा जितना फिक्स कॉस्ट थी। एग्रीड? It means you are not making any profit, you are making a loss, and loss will be equal to the fixed cost because you don't have sufficient contribution to cover that. Noted? बात समझ आ रही? अगर मैं अपने यूनिट्स को बढ़ाऊं तो आप देखिएगा कि अब ये लॉस कम होता जाएगा। मैं कहता हूं चलो जी 0 नहीं बेचे, अब हम ट्राई करते हैं, सेल्स करते हैं 100 यूनिट्स। कितने यूनिट्स करते हैं बेटा? 100 यूनिट्स करते हैं। 100 यूनिट्स पे जरा प्रॉफिट निकाल के देखते हैं क्या निकलता है 100 यूनिट्स पे। जब मैं सेल्स 100 यूनिट्स पे देखता हूं, 100 यूनिट्स बेचता हूं, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना निकलेगा? 100 इंटू 20, 2000 माइनस फिक्स कॉस्ट 1000। कितना से मैं प्रॉफिट में आ गया? थाउजेंड्स। यानी कि जितनी आप चीजें ज्यादा बेचोगे उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होता जाएगा। यही तो कह रहा था ना मैं सीवीपी एनालिसिस के अंदर, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। 100 बेचे तो प्रॉफिट कितना आया बेटा? 1000। चलो मैं कहता हूं यार 50 बेचता हूं, 50 पे देखते हैं क्या होता है। 50 पे क्या होगा? 50 इंटू 20, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना निकला? 1000 माइनस फिक्स कॉस्ट 1000, कितना आंसर आया? 0। इसका मतलब है कहीं ना कहीं 50 यूनिट पे हमें ब्रेक इवन पे पहुंच गए। अब हम ग्राफ को समझते हैं। मैंने आपको 3 एक्टिविटीज सेल्स वॉल्यूम्स बताए, 50 यूनिट, 0 और 100। अब हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाने के लिए हमें 3 एक्सिस यूज करने पड़ते हैं। एक एक्स एक्सिस जिसपे हम सेल्स यूनिट्स लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्रॉफिट, और वाई बार एक्सिस पे हम लेंगे लॉस। जब हम सेल्स पीवी चार्ट बनाना शुरू करते हैं तो हमें स्टार्ट कहां से करना है? यहां पे 0 यूनिट्स दिए मैं अब आपको, ये यूनिट्स हैं,
ठीक है बेटा, ये यूनिट्स में डेटा दिया हुआ है, सेल्स यूनिट्स आपने एक्स एक्सिस पे लिए हैं, जैसे आप पिछले ब्रेक इवन चार्ट में भी यूनिट्स एक्स एक्सिस पे लेते हो ना, तो हमने यूनिट्स एक्स एक्सिस पे ही रखे हुए हैं, लेकिन अब हमने वाई एक्सिस पे क्या रखा, प्रॉफिट, वाई बार एक्सिस पे क्या रखा, लॉस। ये 3 एक्सिस यूज हो रहे हैं, ये वाई बार है, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वैल्यू वाई पे आती है, नेगेटिव वैल्यू वाई बार पे आती है, पढ़ के आए ना मैट्रिक में। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां पे हम 0 यूनिट्स बेच रहे हैं, 0 यूनिट्स के ऊपर हमारा जो लॉस होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने यही तो प्रूफ किया था, मैं आपको यही तो बता रहा था कि अगर 0 यूनिट्स बेचेंगे तो हमारा लॉस किसके बराबर होगा भैया, फिक्स कॉस्ट के। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इट मींस के इट वाज हाउ मच, $1000 फॉर एग्जांपल, ये 1000 नेगेटिव यहां पे आएगा। फिर ग्रेजुअली जितने यूनिट्स हम ज्यादा बेचते जाएंगे हमारा ये लॉस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि कुछ यूनिट्स हम ऐसे बेचेंगे जिसपे हम किस पे आ जाएंगे, ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को आपस में एक लाइन से जोड़ दें तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ये पीवी लाइन कहलाएगी। चूंकि ग्रेजुअली यूनिट्स बढ़ाने से लॉस भी कम होता जा रहा है। एक सिचुएशन में जैसे मैं आपको बता रहा था कि 50 यूनिट पे हम ब्रेक इवन पे आ गए, यानी कि 50 यूनिट ये हमारा ब्रेक इवन पे निकल आया, और 100 यूनिट्स पे हम किस पे आ रहे हैं, प्रॉफिट में आ रहे हैं, प्रूफ भी किया। तो इसका मतलब है ये जितना भी हम ब्रेक इवन से ऊपर जाएंगे ये एरिया क्या होगा, प्रॉफिट का, और जितना भी हम ब्रेक इवन से नीचे होंगे ये एरिया किसका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लॉस। ठीक होगी बात, चलूं आगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एरिया कौन सा होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यही होगा, जितना आप ब्रेक इवन से ऊपर होंगे ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एरिया होगा यूनिट्स में, अगर आप देखें। अच्छा, कई दफा पेपर में वो आपसे पूछ लेते हैं कि यार इस चार्ट के ऊपर बताओ कंट्रीब्यूशन का एरिया कौन सा होगा, कंट्रीब्यूशन का एरिया कौन सा होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं रिफाइन करके आपको यहाँ पे बना के तस्वीर दिखाता हूं। ये थे हमारे 3 एक्सिस, ये लाइन इस तरह कट करके गुजर रही थी, यहां पे कट किया था, ये एरिया क्या हुआ, ब्रेक इवन। और आपको मैंने बताया था कि जब आप 0 यूनिट्स बेचते हो तो जो आपकी अमाउंट होगी, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, चूंकि आप 0 यूनिट्स पे अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे, लॉस में जा रहे हो ना, इसी वजह से। तो ये फिक्स कॉस्ट का एरिया है या इन अदर वर्ड्स दिस इज द लॉस इक्वल टू, एंड ग्रेजुअली एज मेनी यूनिट्स एज यू आर सेलिंग, मोर एंड मोर यू सेल, यूनिट्स बढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो आप प्रॉफिट में जाओगे। ये एरिया प्रॉफिट का है। अच्छा, अगर मैं यहां पे रखते हुए एक डॉटेड लाइन खींच दूं, ये लाइन मेरी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। इसका मतलब है ये एरिया फिक्स कॉस्ट का हुआ यहां से लेके यहां तक, और ऊपर वाला एरिया प्रॉफिट का हो गया। तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। कि कंट्रीब्यूशन का एरिया हुआ। मैंने अभी आपको पिछले चार्ट में यही तो बात बताई थी कि प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन। नहीं समझ आई, दोबारा से बताऊं, दोबारा से बताता हूं। मैंने आपको ये कहा था कि जब हम 0 यूनिट्स बेचेंगे, 0 यूनिट्स पे हमारा लॉस किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। एग्रीड, सारे मानते हैं इस बात को, प्रूफ भी किया था। इसका मतलब हुआ कि ग्रेजुअली जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, जितने ज्यादा यूनिट्स बेचते जाएंगे, उतने ही लॉस हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इसको अगर हम एक लाइन से जोड़ दें, इस लाइन को पीवी लाइन बोलते हैं। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन का एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पे स्केल रख के जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसको इस तरह डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट की लाइन, फिक्स कॉस्ट है, चूंकि लॉस और फिक्स कॉस्ट बराबर है ना। नोटेड, समझ आ रही है कि नहीं। ये एरिया लॉस का है, ये एरिया लॉस का है, दैट मींस इट इज अ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, ये एरिया प्रॉफिट का हुआ, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों मिला के क्या देंगी, कंट्रीब्यूशन देंगी। ठीक,
तो हमने इसके थ्रू ग्राफ के ऊपर ये शो किया कि भाई ये हमारा एरिया होगा। 3 चार्ट्स हैं, आपने पेपर में बनाने नहीं है, वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि भाई कौन सा एरिया किससे रिलेट करता है। जरा क्वेश्चन देखते हैं पूछता कैसे है। आपको एंड पे ना कुछ ये ग्राफ्स दिए हुए हैं, देखें, देख रहे हैं ये देख, कितने ग्राफ्स के क्वेश्चन दिए हैं ये देखें। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, क्वेश्चन नंबर 31 में देखें जरा क्या कह रहा है। वो आपको इसने एरिया शेड करके दे दिया, एरिया CTS। इसको इसने क्या नाम दे दिया? CTS। ये C है, ये T है, ये S है, ये इसने एरिया शेड किया हुआ है। अब वो कह रहा है कंसीडर द ब्रेक इवन बिलो, व्हाट डज द शेडेड एरिया CTS रिप्रेजेंट्स। वो कहता है CTS क्या शो कर रहा है? A ऑप्शन में मार्जिनल कॉस्ट को, B ऑप्शन में टोटल कॉस्ट को, C ऑप्शन में प्रॉफिट को, और तीसरे में लॉस को। जी, किसको शो कर रहा है? प्रॉफिट को शो कर रहा है। सो ये आंसर हमारा C। ठीक है बेटा, मुश्किल लगा है? अब तो नहीं लगा ना? आगे चलते हैं जी। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 29, विच पॉइंट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। उसने लाइन को नीचे शो किया हुआ। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है? जहां पे ये कट हो रही होती है लाइन। जी बताएं। C पॉइंट। अब ये यूनिट्स की बात करता, ब्रेक इवन यूनिट्स की बात करता, तो फिर हम एक्स एक्सिस पे देखते, फिर हम N चूज करते, N। ठीक है बेटा, उसने तो आपको N की ऑप्शन भी नहीं दी हुई। इसका मतलब है वो ब्रेक इवन यूनिट्स के बारे में पूछ ही नहीं रहा, वो तो ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पूछा, जो पॉइंट है जिसपे इंटरसेक्शन हो रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, आगे चलें। और कौन सा सवाल है? ये वाला। A profit volume chart is shown with 2 lines indicating the break-even point at the sales of 50 units of each of the 2 products. What are the total fixed costs allocated to the 2 products? जी, वो कहते हैं फिक्स कॉस्ट दो प्रोडक्ट्स की, दो प्रोडक्ट्स का सेपरेटली उसने ना पीवी लाइन बनाई हुई है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपको जो 2 लाइनें नजर आ रही है ना, ये पीवी चार्ट बना हुआ है। ध्यान से देखें जरा, इसको मैं बड़ा करता हूं। ये कौन सा चार्ट है बेटा? ये पीवी चार्ट है। एक ब्लू कलर की लाइन है और एक ग्रीन कलर की लाइन है, नजर आ रहा है? ये दोनों का एक ही सिंगल ब्रेक इवन है। ये यहाँ पे 50 यूनिट्स का ब्रेक इवन निकला हुआ है, निकला हुआ है। अच्छा, 0 आपकी वो एक्टिविटी, ये सेल्स यूनिट्स हैं, ये वॉल्यूम है जो आपको वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, ये प्रॉफिट का एरिया है, ये लॉस का एरिया, राइट। अब वो ये कह रहा है कि भाई आप बताओ कि इसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट है, व्हाट आर द टोटल फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड टू द 2 प्रोडक्ट्स। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है दोनों की? जी, इसका आंसर क्या दिया हुआ है पीछे, जरा बता सकते हैं मुझे? $25। कैसे? ए की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15, 10, और दूसरे की 15, दोनों को ऐड करें 25,000। ठीक है भाई, दोनों की फिक्स कॉस्ट निकाल के ऐड कर। अब ये जरा देखें, कंपनी, वो अब यहां पे आपको उसने पीवी चार्ट दिया हुआ है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद द रेफरेंस टू द फॉलोइंग पीवी वॉल्यूम चार्ट, पीवी चार्ट। अब यहां पे भी ना 2 प्रोडक्ट्स दी हुई है, एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है। जरा ध्यान देना, प्रोडक्ट ए की लाइन यहां से स्टार्ट हुई थी, ये पीवी लाइन है ए की, और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये बी की है। एग्रीड? जो ग्रीन लाइन है ना, ग्रीन लाइन,
यहां पे उसका ब्रेक इवन निकलता है, राइट? ओके, और ये जो ब्लू लाइन है ना, इसका ब्रेक इवन यहां पे निकलता है। समझ आ रही है कि नहीं बात? इसका मतलब है कि ये जो आपकी बी प्रोडक्ट है ना, उसका ब्रेक इवन अर्ली है, उसका ब्रेक इवन लोअर है, और जो ए प्रोडक्ट है उसका ब्रेक इवन हायर है। यही कह सकते हैं ना? अगर फॉर एग्जांपल ये 100 यूनिट्स हैं, ये 150 यूनिट्स हैं जिस पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, नोटेड? नहीं है, एक जगह पे नहीं है, थोड़ा सा गैप है। बड़ा करूं? ये देखो, अब बताओ इसमें गैप है कि नहीं? नजर आ रहा है गैप? एक लाइन पहले कट करती है और दूसरी लाइन बाद में कट करती है। इसका मतलब हुआ पहले लाइन किसको कट कर रही है? जो पहले वाली लाइन है वो बी प्रोडक्ट की है। ये दिस इज प्रोडक्ट बी, दिस इज द पीवी लाइन फॉर द प्रोडक्ट बी। ओके बेटा? और जो ए प्रोडक्ट है उसकी पीवी लाइन बाद में कट करके गुजर रही है। इसका मतलब है कि जो आपका ब्रेक इवन हुआ, चूंकि यूनिट्स इस तरह बढ़ रहे होते हैं ना, यूनिट्स बढ़ रहे होते हैं इस तरह, इसका ब्रेक इवन अर्ली होगा, पहले ब्रेक इवन पे आ गया। कौन सी प्रोडक्ट पहले ब्रेक इवन पे आ रही है? बी। और ए जो है उसका ब्रेक इवन बाद में आ रहा है, यानी कि बी प्रोडक्ट का लोअर ब्रेक इवन है और ए प्रोडक्ट का हायर ब्रेक इवन है। जितना ब्रेक इवन जल्दी होता है ना, उतना हमारे लिए फायदा होता है। याद रखने वाली बात क्या है? जितना ब्रेक इवन जल्दी होगा, इसका मतलब है हम उतनी ही जल्दी अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं। याद रहेगा कि नहीं? जो प्रोडक्ट आपको जल्दी ब्रेक इवन देती है वो अच्छी होती है, जो प्रोडक्ट आपको लेट ब्रेक इवन देगी रिस्क ज्यादा होगा। आपको ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे तो ब्रेक इवन मिलेगा, वो अच्छी बात नहीं है। अब सवाल में क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है बताओ प्रोडक्ट कंपनी ए हैज अ लोअर ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू देन द कंपनी बी, company A has a higher contribution to the CS ratio than B, company A has a higher fixed cost than the company B, और company A has a higher profit than the company B। कंपनी A का ब्रेक इवन क्या था? लोअर था या हायर था? जी बताएं। हायर था, ठीक। कंपनी A का हायर था, कंपनी B का लोअर था। ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? कंपनी A has higher lower break even revenue than the company B, company A has a higher CS ratio to the company B, company A has a higher fixed cost than the company B। अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें, फिक्स कॉस्ट की बात करें तो ये कंपनी A की जो फिक्स कॉस्ट है वो हायर है या लोअर है? प्रोडक्ट, ये कंपनी A है ना, ब्लू लाइन किसको शो करिए बेटा? कंपनी A को। ये प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी A है, ये कंपनी B है, ठीक। इसको चेंज कर लो। कंपनी A की फिक्स कॉस्ट ज्यादा अमाउंट पे है, कंपनी बी की फिक्स कॉस्ट अमाउंट लोअर पे है। तो ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है वो आपसे? कंपनी ए हैज अ हायर फिक्स कॉस्ट देन द कंपनी बी। सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहा है, सही कह रहा है ना। फिक्स कॉस्ट ज्यादा ही है ना यार, हम यहां से फिक्स कॉस्ट ले रहे हैं। ये जितना फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी इसका मतलब लॉस उतना ही ज्यादा है। यहां से फिक्स कॉस्ट बी की शुरू हो रही है तो इसकी फिक्स कॉस्ट लोअर हुई और इसकी फिक्स कॉस्ट हायर हुई, ठीक। नहीं समझ आ रही? कंफ्यूज हो गए हो? कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। इस ग्राफ की इंटरप्रिटेशन देखो, दोबारा से समझाता हूं सारा कुछ। ये दो लाइंस आपको बनाई गई हैं, ग्राफ के ऊपर दी हुई हैं, और ये दो कंपनीज का पीवी लाइन दी हुई है आपको। कंपनी ए है, कंपनी बी है। ग्रीन लाइन कंपनी बी है, ब्लू लाइन कंपनी ए है। सबसे पहले तो आपकी ये जो कंपनी बी है इसका ब्रेक इवन पहले आ जाता है, ब्रेक इवन की सिचुएशन पहले आ जाती है जहां पे वो इंटरसेक्ट करके गुजरेगी। और कंपनी
ए की इंटरसेक्शन बाद में होती है, एक्स एक्सिस को उसका ब्रेक इवन हायर पे आएगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये कंपनी बी की फिक्स कॉस्ट यहां तक है और कंपनी ए की फिक्स कॉस्ट यहां पे है। तो सी ऑप्शन में वो क्या पूछ रहा था बताएं? सी ऑप्शन में वो कह रहा है कंपनी ए हैज अ हायर फिक्स कॉस्ट देन द कंपनी बी। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू। सो ये भी बात कर रहे हैं, ये हायर पे है फिक्स कॉस्ट और ये लोअर पे फिक्स कॉस्ट है दोनों ही फिक्स कॉस्ट, बट एक थोड़ी अमाउंट पे फिक्स कॉस्ट चल रही है और एक बड़ी अमाउंट पे चल रही है। आपने इस तरह इंटरप्रिटेशन करनी है पेपर में, और कुछ भी नहीं कर। जी बेटा, बीटा दी हुई है, सीएस रेशियो तो यहां पे निकल ही नहीं सकती। सीएस रेशियो कैसे निकालेंगे आप? इसके पीछे ना ऑप्शन सही कर लें, इसकी ऑप्शन ये बनती है बी सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, आपको पेपर में कंफ्यूजिंग वो नहीं देगा क्वेश्चन इस तरह के कि आपको एरिया का समझ ही ना आए, बड़े सीधे सीधे सवाल पूछेगा। तो हमारा तकरीबन ये चैप्टर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 99% तक खत्म हो गया है। सिर्फ हमारी अजम्पशंस रह गई हैं और लिमिटेशंस रह गई हैं। कल आप इसको पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, जो डाउट्स होंगे वो मेरे से क्लियर कीजिएगा और क्वेश्चंस भी आपने देख के आने हैं जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हैं। बस आपका होमवर्क यही है, आपने जो पिछले क्वेश्चंस दिए हैं पीछे मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले जो मैंने आज करवाया है उसके क्वेश्चंस आप खुद ढूंढ ढूंढ के करेंगे। अब मैं अब आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ये है। अब आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है, ब्रेक इवन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। और साथ साथ जो करोगे ना तो तैयारी हो जाएगी। MA2 का सिलेबस MA1 से ज्यादा है। 20 चैप्टर हैं टोटल कैप्लन की किताब में। कितने चैप्टर हैं बेटा? 20। आप MA1 में 11 चैप्टर पढ़ के आए हुए हो और बेसिक चैप्टर पढ़ के आए हो। तो वो जो 11 चैप्टर आप यहाँ पे पढ़ के आए हो ना MA1 के, इसका वेटेज यहाँ पे 20-25% है, बस इससे ज्यादा नहीं है। बाकी सब 75% के करीब हमारे लिए नई चीजें हैं। दूसरे नंबर पे ये बात है बेटा, जितना आप इंटरेस्ट लोगे उतना ज्यादा सीखोगे। अगर आप ये समझोगे ना कि यार मेरे ऊपर बर्डन है, मैं क्या कहते हैं पता नहीं क्या चीज है ये मेरे लिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको शुरू से ही शुरू करवा सकता था, लेकिन आपका वो ना, फिर मैं आपको शुरू करवाता कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, वो आपके लिए बोरिंग हो जाना था। तो मैं हमेशा MA2 अनसीन एरिया से शुरू करवाता हूं। और अगर आपने CVP को अच्छे तरीके से ग्रिप करना है तो मार्जिन कॉस्टिंग को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। मैंने आपको कल कहा भी था कि MA1 का मार्जिनल कॉस्टिंग को पढ़ के आना, ताकि आपको कंट्रीब्यूशन का पता हो, आपको मार्जिनल कॉस्ट का पता हो, आपको प्रॉफिट निकालने का पता हो। ये बेसिक चीजें हैं। इसमें मैं अनफॉर्चुनेटली आपको MA1 को दोबारा से नहीं पढ़ा सकता सारा कुछ। ये आपका कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो एक हमारा ना मेजर चैप्टर खत्म होने को आ गया है। कल इंशाल्लाह ये खत्म हो जाना है। कल मैंने इसकी प्रैक्टिस करवा के इसको वाइंड अप कर देना है। मंडे को इसका होगा टेस्ट। ठीक है, इसी तरह हमारे ना तकरीबन 3-3 दिनों का लेक्चर है। 3-3 दिन का एक चैप्टर है। अगले वीक में इंशाल्लाह ताला हम तकरीबन 1.5 चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। कितने चैप्टर बेटा? 1.5। ये अभी मैं स्लो पेस पे बता रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता जिसकी हम तैयारी भी करें, साथ साथ प्रैक्टिस भी करें, ये तब आपका 3 दिन का एक चैप्टर है। और हमारा ज्यादा टाइम आखिरी चैप्टर्स पे लगता है। शुरू वाले चैप्टर्स तो आपके, मैंने जैसे बताया था ओरिएंटेशन क्लास में, जो शुरू वाले चैप्टर्स है ना बेटा, दैट विल टेक रफली अराउंड 10 लेक्चर्स। कितने लेक्चर्स? 10 लेक्चर्स। हमारे टोटल लेक्चर्स महीने में 25 हैं, इंक्लूडिंग सैटरडेज। ओके, तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर 50 लेक्चर्स हैं टोटल, 50 में से 10 लेक्चर्स सिर्फ बेसिक्स को हमने कवर कर लेना सारा। एक एक दिन में हम 2-2 चैप्टर कर रहे होंगे, ऐसा भी होगा, इसलिए कि आपने मेजर चीजें MA1 में कवर की होंगी। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा और मैं आगे चला जाऊंगा। मैं कहूंगा यार वो पढ़ के आए थे ना हम,
और ये नई चीज है, नई चीज पे हमारा ज्यादा जोर चलेगा। जो पुरानी चीज होगी MA1 वाली, वो हम उस पर इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अदरवाइज अगर मैं ये सिलेबस करवाने बैठ जाऊं तो ये तो फिर 3 4 5 महीने ले जाएगा। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता MA2 को करने के लिए। हमने तो इसको कवर करना है 50 लेक्चर्स के अंदर। 50 लेक्चर्स मीन 75 आवर्स। वी टोटल हैव 75 आवर्स फॉर MA2। ठीक है बेटा, नोटेड। तो इससे अगला जो चैप्टर आएगा ना वो होगा डिसीजन मेकिंग का, इंशाल्लाह मंडे को जो हमने स्टार्ट करना है। और मंडे को आपका टेस्ट फॉर श्योर है। अगर आपने तैयारी अभी से नहीं स्टार्ट की तो आप इस चैप्टर की तैयारी करके आना, ताकि आपका यानी कि इसमें से बहुत सारे सवाल पूछ लेता है। कई बच्चों को 10-10 सवाल आए हैं सिर्फ CVP से। कितने सवाल? 10 सवाल। तो ये हमारा एग्जामिनेबल टॉपिक था जो हमने कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात।